वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अभी तक इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो हम लोगों ने ग्लैंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, जितने भी ग्लैंड होते हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पीनियल ग्लैंड हो, थाइमस ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, पाराथायराइड ग्लैंड हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, पेनक्रियाज हो, चाहे वो गोनैड हो, मेल हो तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कहाँ से निकलता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, और साथ में हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि इस एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हार्मोन्स के ना कुछ केमिकल्स नेचर होते हैं, और जितने भी हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा है ना उसके कई सारे कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। वो बायोजेनिक अमीन्स में आते हैं, या स्टेरॉयड होते हैं, या फिर आइडोथायरोनिन होते हैं, चाहे पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन होते हैं। ये सब का कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। तो इसी कैटेगराइजेशन के बारे में हम समझेंगे, और साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है, यानी कि उसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का इसी चैप्टर का हार्मोन्स केमिकल नेचर। अब अगर हम बात करें तो इसको ना 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके 4 टाइप्स को पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं बायोजेनिक अमीन्स। बायोजेनिक अमीन्स। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा हो जाता है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड। या फिर इसको प्रोटीन भी बोलते हैं। अच्छा, प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोटीन जो बनता है ना वो कई सारे डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड के बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना हुआ है, तो उसको पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। बहुत सारे पेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन कहा गया है। तीसरा हम लोग एक बात करेंगे तो वो होता है आइडोथायरोनिन। और अगर लास्ट में बात करें तो एक स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड। ये स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन और बायोजेनिक अमीन्स। तो ये 4 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखेंगे कौन सा हार्मोन किस किस कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग स्टेरॉयड की बात कर लेना तो स्टेरॉयड में जो हार्मोन आते हैं, एक्चुअली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकल रहे हैं ना, और सेक्सुअल हार्मोन हो गए, वो सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही लास्ट टॉपिक जो लास्ट वीडियो जो हुआ था उसमें मैंने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, एड्रिनल मेडुला क्या होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन आते हैं वो सब स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। अब आइडोथायरोनिन में एक्चुअली T3 एंड T4 होता है। आपको पता होगा ये कहाँ से निकलता है। T3 थायराइड हार्मोन से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है T3 एंड T4। उस वक्त मैंने आपको T3 के क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में भी समझा था। ठीक है, अच्छा बायोजेनिक अमीन्स में देखिए यहाँ से नाम से ही आपको लग रहा है, यहाँ पे अमीन से लिखा हुआ है ना, ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। उसी टायरोसिन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन मतलब ये दोनों जो हार्मोन होता है ना, वो कहाँ के लिए बायोजेनिक अमीन्स के में आता है। जहाँ हमने देखा था एड्रिनल कॉर्टेक्स, और
अगर हम बात करें एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, तो ये कहाँ से निकलता है, ये एड्रेनल मेडुला से निकलता है। तो एड्रेनल मेडुला के जो हार्मोन हो जाएंगे वो हार्मोन कौन कौन से हैं, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ कौन सा अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड। जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है बेसिकली एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कौन सा होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के ये टाइप होते हैं टायरोसिन। तो टायरोसिन के ही एक्चुअली ये जो जितने भी हार्मोन इसमें आते हैं ना वो अमीन से ही स्पष्ट है, ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ये जो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। और एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो बायोजेनिक अमीन्स होते हैं, ठीक है। और ये डेरिवेटिव किसके होते हैं, पार्टिकुलर अगर बात करें तो वो टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एक्चुअली ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव वो भी होता है आइडोथायरोनिन, बट उसमें आयोडीन लग जाता है, इसलिए उसमें आइडोथायरोनिन उसका अलग कैटेगरी हो जाता है। अगर वही बात करें कि एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन हमने देखा था पिनियल ग्लैंड से निकलता है, जो रिदम साइकिल 24 आवर रिदम साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन जो है ये अमीनो एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, वो ट्रिप्टोफैन। मेलाटोनिन हार्मोन डेरिवेटिव्स ऑफ कौन सा, एरोमेटिक अमीनो एसिड ही होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बायोजेनिक अमीन्स में जो हार्मोन आते हैं वो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन आते हैं। ये किसके, टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। वही अगर मेलाटोनिन हार्मोन की बात करें, मेलाटोनिन हार्मोन जो कहाँ से निकलता है, पिनियल ग्लैंड से, वो भी बायोजेनिक अमीन्स के एग्जाम्पल है, बायोजेनिक अमीन्स में लाई करते हैं ये। और ये किसके, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये हमने बात कर ली बायोजेनिक अमीन्स की। तो बायोजेनिक अमीन्स में तीन आते हैं एक्चुअली, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन और मेलाटोनिन, ठीक है। आइडोथायरोनिन में T3 एंड T4 और स्टेरॉइड में प्रोजेस्टेरोन हो गया, मतलब सेक्सुअल हार्मोन जितने भी हो गए, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होते हैं वो सब स्टेरॉइड में आ जाते हैं, वो सब स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। ये बायोजेनिक अमीन्स के हार्मोन होते हैं और ये आइडोथायरोनिन के हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड की बात करें, अब जितना हार्मोन मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है ना, वो सब हार्मोन अब इसमें लाई करेगा। इसको और इसको छोड़ के जितने भी आते हैं, हम बात करते हैं शुरुआत से। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने भी होते हैं, हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोन निकले, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जैसे FSH, LH ये सब हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, अच्छा हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया। और कौन से हार्मोन है हाइपोथैलेमिक के बाद, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं, चाहे वो इंटीरियर पिट्यूटरी के हो, चाहे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हो, तो पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सब पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी से भी जो भी हार्मोन निकलते हैं वो सब प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। और अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया, पिनियल ग्लैंड की भी हम लोगों ने बात कर ही ली। मेलाटोनिन यहाँ से हो गया, वो बायोजेनिक अमीन्स का हो गया भाग। फिर आता है थायराइड की हम लोगों ने बात कर ली। पाराथायराइड हार्मोन यहाँ पे, अच्छा थायराइड हार्मोन में एक हार्मोन और निकलता था, कहाँ से, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट था। तो स्ट्रोमा वाला पार्ट जहाँ मैंने बताया था वहाँ पे एक फॉलिकुलर सेल होते हैं, और जो उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो पारा फॉलिकुलर सेलर होते हैं, उसमें कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। तो कैल्सिटोनिन
कैल्शियोटोनिन हार्मोन हो गया। कैल्शियोटोनिन के बाद अगर देखें तो पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथायरॉयड के जो हार्मोन हो गए। अच्छा, अब और नीचे आते हैं तो थाइमोसिन के हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं, सब प्रोटीन होते हैं। और अगर बात करें तो और नीचे आएंगे हम लोग तो पेनक्रियाटिक हार्मोन, सिस्टमेटिकली याद करना है, ठीक है। अगर आप फिर नीचे आए हुए एड्रिनल की दोनों बात हम लोगों ने कर ली। एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉयडल होता है और एड्रिनल मेडुला जो होता है वो बायोजेनिक एमिन्स में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ हो गया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अगर फिर बात करें टेस्टिस ओवरी की तो टेस्टिस ओवरी से हमने सब जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सब के सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। एक और हार्मोन लिख लीजिए यहाँ पे, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के होते हैं। तो ये इसकी कैटेगरी हो गई। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयडल होता है, चाहे आइडोथायरोनिन होता है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन होता है, या फिर बायोजेनिक अमीन्स होते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अगर आप देखोगे मेलाटोनिन हार्मोन, एक होता है सेरोटिन हार्मोन, इसको नोट में कहीं लिख लीजिए, नोट, एड इन नोट। एक जो हार्मोन होता है सेरोटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है ये हार्मोन। ये भी जो होता है ना, इसी ट्रिप्टोफैन का ही डेरिवेटिव्स होता है, इसी ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव्स होता है। तो ये एक बार PYQ है ये, कि ये जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन है ये किस अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं? तो ये ट्रिप्टोफैन के ये डेरिवेटिव होते हैं। वही अगर बात करें तो ये जो होते हैं एड्रिनल और नॉन एड्रिनल हार्मोन, वो किस अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं? तो वो टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्योंकि अमीन्स यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये सब अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। वो आइडोथायरोनिन T3 T4 इसमें आ जाता है, बाकी सेक्स हार्मोन हो गया, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन हो गए वो सब स्टेरॉयडल होते हैं, और जितना भी बच जाता है ना वो सबको प्रोटीन में रख दिया गया है, सब प्रोटीन में। तो ये इसका कैटेगराइजेशन होता है। अब इसकी केमिकल नेचर की बात करें, ये दोनों जो हार्मोन होता है ना, ये दोनों हार्मोन, मतलब ये दोनों जो कैटेगरी स्टेरॉयडल एंड आइडोथायरोनिन, ये जो क्या होते हैं एक्चुअली अगर बात करें तो ये लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। बोथ आर लिपिड सॉल्यूबल। लेकिन अगर वही हम बात करें इन दोनों की, इनकी और इनकी, तो ये होते हैं, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं इसको, ये जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं ये लिपिड सॉल्यूबल नहीं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। नॉट लिपिड सॉल्यूबल बट वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। मतलब लास्ट का जो दो है आइडोथायरोनिन और स्टेरॉयडल हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन होते हैं ये लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, लिपिड में घुल जाते हैं। वहीं अगर बात करें पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन और बायोजेनिक अमीन्स, ये दोनों लिपिड में सॉल्यूबल नहीं होते हैं और वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। अब क्या होता है, ये जब हार्मोन निकलता है तो सेल को चीरते हुए अंदर जाएगा, सेल में जाके काम करता है। तो आपको पता है कि सेल जो एनिमल सेल होते हैं उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो ये लिपिड में जा करके आसानी से घुल जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल से शायद इसका फिगर जो मैं बनाऊंगा वो NCERT में भी दिया हुआ है। अगर इन दोनों हार्मोन की अगर बात करें ना, तो एक हार्मोन पकड़ लीजिए एस्ट्रोजन। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एस्ट्रोजन बनाया, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है, ओवरी से निकलता है, सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, ठीक है। ओवरी से जैसे कि ये निकला एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा तो यहाँ ये कहाँ काम करता है? ये यूटेराइन मसल पे, यूटेराइन पे काम करता है, यूटेराइन सेल पे काम करता है। तो मान लीजिए वो ये सेल है, तो यहाँ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा,
ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? लिपिड का बना होता है। चूंकि ये लिपिड का बना होता है इसलिए इसको ये क्रॉस कर जाएगा, ये इसको क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ इसको क्या मिलेगा? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसको साइटोप्लाज्म मिलेगा। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद फिर जाकर के न्यूक्लियस होगा, फिर जाकर के ये मान न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लियस के अंदर एस्ट्रोजन को रिसीव करने के लिए, इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए हार्मोन रिसेप्टर होता है। हार्मोन मान लीजिए ये है वो, ये रहा वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि ये ओवरी से एस्ट्रोजन जब निकलेगा तो वो कहाँ काम करेगा? यूट्रस में जाके काम करेगा। तो यूट्रस भी कई सेलों का बना हुआ है, कोई भी ऑर्गन बना है बहुत सारे सेल का ही बना हुआ है ना, बहुत सारे सेल मिल के टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो वहाँ के सेल पे जाके काम करेगा। जब उसके सेल में ये एस्ट्रोजन जब एंट्री लेगा तो वहाँ उसको मिलेगा उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि ये लिपिड में सॉल्युबल होता है ये दोनों, तो आराम से ये सॉल्युबल हो जाएगा और अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसने के बाद इसकी वेट होगी किससे? साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे है। साइटोप्लाज्म के बाद वहाँ पे मिलेगा इसको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है ये रिसेप्टर जिसको बोलते हैं हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब मान लीजिए ये एस्ट्रोजन जो है वो आकर के इसको चिरते फाड़ते यहाँ आकर के इस साइड पे आके सट गया, यहाँ आके टच कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिलता है डीएनए मिलेगा, यहाँ बहुत सारे डीएनए मिलेंगे, इसको डीएनए मिल गया। अब डीएनए में जाकर के ये जाके काम करेगा। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है और इस रिसेप्टर की मदद से ये डीएनए में जाकर के ये पहले डीएनए में घुसेगा, डीएनए, और डीएनए से फिर ये बनाएगा क्या? एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर बनाएगा प्रोटीन, फिर प्रोटीन जो ये प्रोडक्ट बनाना होगा बना देगा। आपको अच्छे से पता है डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनने के बाद फिर यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आएगी, यानी कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। मतलब कि एस्ट्रोजन आएगा। अब ये जो सेल है ये किसका होगा? यूट्रस सेल, ये यूट्रस सेल है। ये एस्ट्रोजन मान लीजिए कि ओवरी से निकला, यूट्रस सेल के पास गया, चूँकि ये लिपिड में सॉल्युबल होता है तो, और जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, तो इसको क्रॉस कराते हुए ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। फिर इसको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की मदद से ये डीएनए के पास जाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, फिर जाकर के इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा। तो इस तरह से काम करता है ये एस्टेरॉयडल और आइडोथायरोनिन के हार्मोन्स, लाइक T3, T4, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एक एग्जाम्पल मैंने एस्ट्रोजन का ले लिया यहाँ पे। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर हम बात करें वहीं पे तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में, चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब जब लिपिड में सॉल्युबल नहीं होंगे तो इस तरह का तो ये काम नहीं करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो एक हार्मोन हम लोग लेते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन में से, एक हार्मोन एफएसएच का ले लेते हैं। एनसीईआरटी में एफएसएच का एग्जाम्पल दिया है तो एफएसएच ले लेते हैं। एफएसएच कहाँ से निकलता है? एफएसएच आपके कहाँ से निकलेगा? ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला एफएसएच, ठीक है। अब एफएसएच निकला यहाँ पे, अब फिर इसको मिलेगा। अब अच्छा एफएसएच कहाँ काम करता है? ओवरी पे काम करता है। तो यहाँ पे इसके ओवरी के मिलेंगे सेल, ओवरी सेल,
ओवरी सेल के पास जाएगा। जैसे ही ओवरी सेल के पास जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है और ये लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है, जब ये सॉल्यूबल नहीं है तो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अब क्रॉस नहीं कर पाएगा तो अब क्या करे, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, क्योंकि इसको अंदर तो जाना है, काम तो करना है, काम तो करता भी है। तो यहाँ पे होता है मेम्ब्रेन, यहाँ होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यहाँ होता है। और इस रिसेप्टर की मदद से ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में चला गया। मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म में चला गया, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लेना शुरू हो जाएगा, रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, रिस्पॉन्स 1 हो जाएगा शुरू। अच्छा, रिस्पॉन्स होने के बाद इसी साइटोप्लाज्म में, यहाँ हमने देखा था ये न्यूक्लियस में जाकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स काम करता है और उसकी मदद से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म, यहाँ पे उसके मेम्ब्रेन के पास ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, उसकी मदद से ये पहला रिस्पॉन्स शुरू करता है। और इसी साइटोप्लाज्म में सेकेंड मैसेंजर के द्वारा, सेकेंड मैसेंजर के द्वारा ये अपना बायोलॉजिकल केमिकल बनेगा और फिर वहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। अब बोलिएगा यहाँ सेकंड मैसेंजर है तो पहला मैसेंजर कौन है, तो एक्चुअली फर्स्ट मैसेंजर यही खुद होता है, फर्स्ट मैसेंजर, ये फर्स्ट मैसेंजर खुद होता है और यहाँ पे ये सेकंड मैसेंजर होता है। और इस सेकंड मैसेंजर की मदद से ये यहाँ पे क्या होगा, बायोकेमिकल इफेक्ट, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, और फिर होगा यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो भी इसका काम है वो काम करेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो जहाँ हमने अगर कंपेयर की बात करें तो यहाँ हमने देखा कि एस्ट्रोजन जा करके न्यूक्लियस में अंदर जा करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की मदद से फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना रहा है। चूंकि ये लिपिड में सॉल्युबल है इसलिए ये उसको चिरते फाड़ते हुए न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। लेकिन अगर हम बात करें ये दोनों हार्मोन की, यानी कि प्रोटीन और बायोजेनिक अमीन्स हार्मोन की, तो ये दोनों मैंने पहले ही बताया कि ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। तो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है तो ये तो निश्चित हो गया कि इस टाइप से ये काम नहीं करेगा। तो इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन करना तो है। तो यहाँ पे इसके रिसीव करने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है और इसकी मदद से रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर के थ्रू, वहाँ पे न्यूक्लियस के थ्रू, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के थ्रू काम कर रहा है, अपना प्रोटीन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर जाकर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर के थ्रू बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है और फिर जाकर के यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये दोनों का काम करने का तरीका होता है, ये दोनों अलग अलग तरीका होते हैं और ये आपका अलग अलग चार्ट बना हुआ है इसका। अब इसकी मदद से ना आपके सारे क्वेश्चन इस रिलेटेड बन जाएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा कि एड्रेनलिन हार्मोन किस में है, कौन सा हार्मोन होता है, वो तो बायोजेनिक अमीन्स होता है। पूछ देगा एस्ट्रोजन कौन सा, स्टेरॉयडल होता है। पूछ देगा FSH, LSH, थाइमोसिन, ये सब प्रोटीन के हार्मोन होते हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड के हार्मोन होते हैं। पूछ देगा सेकेंड मैसेंजर से कौन सा हार्मोन काम करता है, तो आपको पहले जाना पड़ेगा सेकंड मैसेंजर कह रहा है, मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, मतलब ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। वही हार्मोन सेकेंड मैसेंजर से काम करेगा जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। और लिपिड में सॉल्युबल किसके हार्मोन नहीं है, एक प्रोटीन्स के और बायोजेनिक अमीन्स के। तो बायोजेनिक अमीन्स और प्रोटीन में जितने भी हार्मोन आएंगे सब के सब सेकंड मैसेंजर से काम करेंगे। पूछ देगा इसमें से कौन सा डीएनए से mRNA और फिर प्रोटीन बनाता है, फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है, कौन से हार्मोन। तो सबसे पहले आपके ध्यान में लाना होगा, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर घुस के काम कर रहा है, मतलब वो लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल कौन कौन सा है, स्टेरॉयडल और T3 T4 यानी कि आइडोथायरोनिन। तो पहले दिमाग में ये दोनों जाएगा और फिर ये दोनों के हार्मोन जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से घुमा घुमा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब जो है ना आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अगर आप चैप्टर उठाओगे NCERT फिंगरप्रिंट्स, NCERT टॉपिक वाइज उसमें दिया गया है, या फिर आप कोई भी बुक उठा लो, NCERT से एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितना मैंने बताया उतना अगर आप कंटिन्यू कर लोगे, और इसका जो नोट्स है वो इस वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा,
उसमें जाओगे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इसको अपना नोट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, या फिर बना बनाया नोट भी आपको मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से बना करके आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, 11th का कोई टॉपिक उठा लेंगे या फिर 12th का कोई टॉपिक उठा लेंगे, या फिर दोनों को एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।